हूं खुशी ठाकुर और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम विचार मंथन में। हाल ही में यह पता चला है कि सेंटर फॉर इकोनॉमी पॉलिसी वालों ने ये बताया है कि भारत में दर 7.80% बेरोजगारी बढ़ रही है और इसका समस्या बहुत बड़ी है। और इसमें यह पता चला जा रहा है कि यह भारत के लिए और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती का विषय बन गया है। और सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं कि हमारा जो आज का विषय है वो बेरोजगारी है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनका मैं स्वागत करती हूँ बहुत बहुत। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहती हूँ आलोक रंजन सर जी का, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं और साथ ही साथ ये सिविल सर्विसेज बच्चों के मार्गदर्शन भी करते हैं। और वहीं दूसरी ओर मैं स्वागत करना चाहती हूँ हेमंत कुमार सर का, जो कि एक लीगल एडवाइजरी हैं। तो सर, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे यह रहेगा, सर बेरोजगारी क्या है और बेरोजगारी को आप भारत के संदर्भ में किस तरह से आप देखते हैं? खुशी, बेरोजगारी जो शब्द है काफ़ी व्यापक अर्थ रखता है। यदि इसको शाब्दिक तौर पर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि हम में क्षमता है और हम में स्किल भी है, हम डिग्रीधारी भी हैं, हम पढ़े लिखे भी हैं। इसके बावजूद, काम की इच्छा के बावजूद यदि रोजगार नहीं मिल रहा है तो सामान्य अर्थ में इसको बेरोजगारी कहते हैं। लेकिन भारत के संदर्भ में इसको कई परिप्रेक्ष्य से देखने की आवश्यकता है। जैसे ग्रामीण स्तर पर यदि आप देखें तो कृषक को मान लिया जाता है कि कृषि एक रोजगार है और वो कार्यरत हैं और जीडीपी में रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन जोतों का आकार इतना छोटा है कि एक आकार में जिसमें एक भाई अपना गुजर बसर कर सकते हैं, उसमें 3-3, 4-4 लोग लगे हैं। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है प्रच्छन्न बेरोजगारी का, यानी बेरोजगारी के साथ एक नया प्रकार भी है प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। और दूसरे अर्थ में देखा जाए, एक और एस्पेक्ट देखें, शहरी एस्पेक्ट देखें, तो शहरी क्षेत्र में आप देखेंगे कि रोजगार के लिए मारामारी है। मतलब हम स्किल्ड हैं, हमें नॉलेज है, लेकिन उस तरह का रोजगार सृजन नहीं हो पा रहा है। तो मेरे संदर्भ में, मेरे अनुसार कि बेरोजगारी भारत के संदर्भ में विस्तृत जनसंख्या, एक्सप्लोसिव जनसंख्या का एक दुष्परिणाम भी है और साथ में सरकार द्वारा लाई गई नीतियों का धरातलीय क्रियान्वयन न होने का परिणाम है, दुष्परिणाम है जी। तो सर, दूसरा सवाल मेरा आपसे रहेगा हेमंत सर, कि भारत में जो बेरोजगारी है वो अलग तरीके की है। जैसे जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें उनकी तरह का जॉब वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है, ना ही उन्हें रोजगार मिल रहा है। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? जी, जैसे भारत विश्व का सबसे युवा देशों में से एक है और जब हम बात करते हैं बेरोजगारी का तो शाब्दिक अर्थ ही आता है बेरोजगार, जिसके पास रोजगार नहीं है, बिना रोजगार वाला। सामान्य तौर पे जो सामाजिक अवधारणा है वो हम ये मानकर चलते हैं कि बेरोजगार कौन है? जिसके पास रोजगार नहीं है। और रोजगार क्या है? ऐसा कोई काम जिसको करने के बदले में आपको सैलरीज मिले या फिर कोई कंसिडरेशन मिले, आपको वेतन भत्ता मिले, तो आप रोजगार माने जाओगे। और ये इस क्राइटेरिया में अगर फॉलो नहीं करते हो तो आप बेरोजगार हो। भारत में जो बेरोजगारी है वो युवाओं की जो संख्या है वो ज़्यादा बड़ी है। इकोनॉमिक्स से एक टर्म आता है लेबर फोर्स। तो चूंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है, जनसंख्या विस्फोट वाला देश है, यहाँ पे युवाओं की जनसंख्या ज़्यादा है। दूसरी बात कि युवाओं के संदर्भ में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उस दर की लगातार कमी आ रही है भारत के संदर्भ में। जैसा सर ने कहा कि हमारे यूथ पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड हैं, बीटेक डिग्री वाले भी आज रेलवे के ग्रुप डी के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं। लेकिन ये देखने की ज़रूरत है कि कोई भी जब समस्या आता है तो उसका केंद्र क्या है। जब कोई विस्फोट होता है तो उसका केंद्र, कोई भूकंप आता है तो उसका केंद्र खोजने का हम लोग कोशिश करते हैं। तो जो बेरोजगारी की समस्या है उसका केंद्र क्या है? अगर डिग्री के पैमाने पे डिग्रीधारी लोग भी अगर ग्रुप डी के पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? हमारे बच्चों में वो स्किल नहीं आए
जो क्षमता कोई जॉब या फिर कोई मानक जो स्टैंडर्ड तय की गए हैं, वो मानक को ठीक करने की किसकी जिम्मेवारी है? वो सरकार की जिम्मेवारी है। तो सीधी सी बात है, भारत के संदर्भ में युवाओं के में जो बड़ा बेरोजगारी का विषय है, ये जिम्मेवारी सरकार को देखना चाहिए। क्योंकि अगर हम व्यक्ति विशेष इंडिविजुअल को भी अगर मान के चलते हैं कि इनके कारण बेरोजगारी ज़्यादा है, तो उसके केंद्र में भी, उसके बैकग्राउंड में भी हम जाएंगे तो उसको ठीक करने का जो काम है, जिम्मेवारी है, वो भी सरकार का आ जाता है। दूसरी बात, बेरोजगारी जो मापने की जो स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास, वो दो तरीके के हैं। एक संयुक्त राष्ट्र का जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मानक को अगर माने तो अगर सप्ताह में 7 दिन में अगर कोई एक दिन के लिए भी एम्प्लॉय है, एक दिन में अगर 1 घंटे के लिए भी अगर उसको कोई काम मिला है, तो उसको माना जाएगा कि वो रोजगार के श्रेणी में है। अगर CMEI का स्टैंडर्ड हम लोग देखें तो ये कहता है कि अगर हमारे सर्वे के दिन हमारे सर्वेकर्ता अगर आपके पास जाते हैं और आप उस दिन एम्प्लॉय हो, अगर आपको उस दिन काम मिल रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि आप रोजगार के श्रेणी में आ रहे हो। लेकिन सामान्य अवधारणाएं क्या हैं सामाजिक, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। सामान्य लोग ये मानते हैं, आप हो, मैं हूं, कि कोई भी इंसान हो, ये मानते हैं कि सप्ताह में 4 से 5 दिन अगर कोई रोजगार करता है तो उसको रोजगार मानेंगे। अगर 4-5 दिन नहीं करता है तो उसको बोलेंगे कि नल्ले बैठा है घर में, बेरोजगार है। अगर इस बारीकी पे हम लोग जाने लगे तो बेरोजगारी की जो समस्या है वो कितने भयावह होगा। तो इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। भारत के संदर्भ में मैं मानता हूँ कि इंडिविजुअल्स तो हैं ही उसके जिम्मेवार, क्योंकि हमारे जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, दर हैं, वो कम होते जा रहे हैं। लेकिन सरकार एक बहुत बड़ा फैक्टर है बेरोजगारी के ऊपर। थैंक यू सर। सर, जैसे कि हेमंत सर ने बताया कि सरकार सबसे बड़ा फैक्टर है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पे, कि जो स्कूल वाले हैं, जो कॉलेज वाले हैं, या फिर युवा खुद इस चीज़ के जिम्मेदार हैं? एक आम धारणा है कि हम सब कुछ सरकार से चाहते हैं। सरकार अपने स्तर पर प्रयास भी करती है। यदि हम सरकारी योजनाओं को देखें तो स्किल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, मुद्रा बैंक वाला योजना है और कौशल विकास योजनाएं हैं। जो भी सरकार आई है, नेहरू जी से लेकर मोदी जी तक, हर एक सरकार के एजेंडा में प्रमुखता रही है रोजगार सृजन। इसके बावजूद भी रोजगार सृजित नहीं हो पा रहा है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रोजगार के बारे में जो हमारी मानसिकता है उसको समझना। हम यदि UN और USA के आधार पे देखें तो वहाँ घंटे के हिसाब से रोजगार है, आवर्स बेसिस पे है। भारत में भी है प्रचलित, जैसे हम जिस पेशे में हैं हमें भी रोजगार घंटे के हिसाब से मिलता है। कहीं पे हमारा क्लास लग रहा है तो वहाँ हमें घंटे के हिसाब से पे करते हैं। हमारा आवर्स फाइनल होता है कि 90 आवर्स में ज्योग्राफी फिनिश करना है। हम भी जाते हैं और अपना वर्क करके आ जाते हैं। लेकिन भारतीय सामाजिक पृष्ठभूमि में सिर्फ उसको रोजगार कहना गलत है। मेरा मानना है कि बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण जो है हमारी मानसिकता भी है। जैसे कॉलोनियल माइंडसेट से ग्रसित हैं हम एंटरप्रेन्योर बनने से डरते हैं। मेरे पिता नहीं चाहते हैं कि मैं कोई एक अपना फर्म एस्टेब्लिश करूं। मेरे पिता चाहते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि जो हमारी सामाजिक मानसिकता है हम उनको समझते हैं रोजगार वाला जिनके पास सरकारी नौकरी का कोई तमगा हो। हम उनको रोजगार वाला नहीं मानते जो कोई अपना फर्म चलाता हो। अभी हाल में मीडिया में बड़ा चर्चा में रही एक कन्या, वो बड़ा पाओ गर्ल करके, और इस तरह से एक और अभी चर्चा में है कि बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति, क्या वो कोई चाय वाला है सर, कोई डॉली चाय वाला। मैं उसके नीचे के कमेंट्स पढ़ रहा था और बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो लिख रहे थे कि अनपढ़ जो है या कुछ पढ़ा लिखा नहीं है उसको इतनी इज्जत देने की क्या आवश्यकता है, वो बस अपना रील बना के वो बाबा बन गए। कई सारे अदर रोजगार वाले जो धार्मिक रील बना के भी अच्छा रोजगार, हेलीकॉप्टर से जा आ रहे हैं बाबा लोग, लंदन में बाबा ट्रिप पे हैं। तो आप रोजगार को समझ नहीं पा रहे हैं। आप रामदेव बाबा को साधु समझ ले रहे हैं, सदगुरु बाबा को साधु समझ ले रहे हैं, बागेश्वर बाबा को, ये सब रोजगार में नहीं है, रोजगार में है मैम। इनका रोजगार तो ऐसा है कि कभी मंदी ना पड़े इनमें, और इनकी जो कमाई है उसकी तो लिमिट नहीं है।
ब्लैक मनी और वाइट मनी यहाँ मैटर नहीं करता। बागेश्वर बाबा के मेंटेनेंस में हम संतनगर हमारा आवास है और इधर एक कार्यक्रम था बाबा का, वहाँ पे इतने लोगों को बाबा के कारण रोजगार मिला कि मैं दंग रह गया। रोजगार सृजन में बाबा सरकार से ऊपर चल रहे हैं। तो मानसिकता बहुत मैटर करती है। यदि हम रोजगार को परिभाषित ही गलत कर रहे हैं, विद्यालयों में इंटेलेक्चुअल्स रोजगार को अलग नज़रिए से देख रहे हैं, तो मेरा मानना है कि वहीं पे प्रॉब्लम है। तब बेरोजगारी का मापन ही गलत है। यदि हम YouTube पे बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि 13 वर्ष की लड़की लाखों कमा रही है YouTube से, 12 वर्ष का लड़का लाखों कमा रहा है। यदि अर्निंग रोजगार है तो फिर वो बेरोजगार नहीं है जो टिकटॉक बनाते हैं। यदि अर्निंग ही बेरोजगारी है तो यूट्यूबर्स बेरोजगार नहीं है। तो रोजगार को परिभाषित करने की जरूरत है कि रोजगार बेरोजगार कौन है। दूसरी बात यह है, मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। यदि एक लड़का चाय बेच करके दुबई जा रहा है, गोल्डन वीजा के बारे में चर्चा हो रही है, बिल गेट्स उसके पास चाय पीने आ रहे हैं, तो फिर ऐसा व्यक्ति जो पीएचडी सबमिट कर रहा है या फिर यूपीएससी का फैकल्टी है, उसको ये मानना पड़ेगा कि डॉली चाय वाले से कुछ सीखना चाहिए। तो मेरा मानना है कि बेरोजगारी का दर और आंकड़े क्या कहते हैं, वो हो सकता है राजनीति प्रेरित हो और हो सकता है एजेंडा प्रोपेगेंडा प्रेरित हो। भारत में रोजगार का रूप बदल रहा है, आपको मानना पड़ेगा। कल तक रोजगार में वो थे जिनके पास 100 बीघा जमीन थी, उसके बाद रोजगार में वो आए जिनके पास रेलवे की और बिहार पुलिस की या तो सीपीएफ सीआरपीएफ की नौकरी थी। बड़े रोजगार में वो थे जो आईएएस आईपीएस पे थे। अब धीरे धीरे स्थिति बदली है। अब गांव के लोग भी सक्षम हो रहे हैं और नए तरीके से काम सीख रहे हैं। तो मैं तो मानता हूं कि सर जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। आंकड़े बोलते हैं, आंकड़ों के अनुसार से चर्चा हो रही है, लेकिन इस चर्चा में एक चीज़ और है कि हमें भारत में एक नए क्रांति की आवश्यकता है। जैसे आपने सफाई के लिए क्रांति चलाया, अभियान चलाया, आपने वो शौचालय के लिए अभियान चलाया, तो हम आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और जो भविष्य में सरकार बनाएंगे उनसे भी ये आग्रह करना चाहते हैं कि एक क्रांति रोजगार की भी हो और उसमें रोजगार की परिभाषा थोड़े बदले। एंटरप्रेन्योरशिप को रोजगार की एक श्रेणी में रखा जाए कि यदि हमारे मित्र एक फॉर्म ओपन करते हैं, लॉ फॉर्म, और उस लॉ फॉर्म में हम जैसे लोगों को रखते हैं कि भाई जो भी केस स्टडी है उसको तैयार किया है तो हम भी रोजगार में माने जाएंगे, इनका फॉर्म भी आगे बढ़ेगा। ऐसे फॉर्म का सृजन हो जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करे और जिनमें लोगों को रोजगार दे। तो रोजगार सृजन केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये नैतिक जिम्मेदारी इंटेलेक्चुअल्स की भी बनती है कि हर इंटेलेक्चुअल यदि अपना अपना फॉर्म जनरेट करे तो हर एक फॉर्म सैकड़ों लोगों को रोजगार दे सकता है। जब ये बाबा दे सकते हैं रोजगार, जब बड़े बड़े बाबा दे सकते हैं, डॉली चाय वाला रोजगार दे सकता है, तो पीएचडी धारी और जो हम एडवोकेट श्रेणी के लोग हैं क्यों नहीं रोजगार सृजन कर सकते हैं। तो सबका योगदान होगा तो बेरोजगारी हारेगी। जी मैम। सर, जैसे कि सर ने बताया कि मानसिकता भी मेन है कि आप बेरोजगार हैं। जैसे हमारी पुरानी ये भी मानसिकता रही है कि जिसने सरकारी नौकरी करी उसी के पास रोजगार है। तो इस पर आपका क्या विषय, आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल मैं सहमत हूँ। देखिए, मैं अपने पिछले वक्तव्य में बात कर रहा था लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अगर नहीं हो रहा है तो इसका एक मुख्य कारण हमारी सामाजिक संरचना भी है। हमारे रिलेटिव्स में, हमारे गांव में, हमारे समाज में इसी बात की चर्चा है कि अगर आपके पास रेलवे की नौकरी है, रेल गेल सेल बोलते हैं, अगर उसकी नौकरी है तो आप नौकरी वाले हो या फिर आप किसी काम के नहीं हो। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रोजगार का परिभाषा बदल रहा है। केवल भारत ही नहीं, वैश्विक स्तर पर रोजगार की परिभाषा बदल रहे हैं। टेक्नोलॉजी क्रांति के कारण, डिजिटल क्रांति के कारण चीज़ें बदल रही हैं और उस चीज़ को हम युवाओं को एक्सेप्ट करना चाहिए और नए रोजगार के जो सृजनात्मक चीज़ें हैं उसको अपनाकर आपदा में, विपदा में अपना अपॉर्चुनिटी खोजना चाहिए। लेकिन इस बात को हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। बेरोजगार एक इंडिविजुअल हो सकता है, लेकिन बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और जहाँ पे सरकार जैसी संस्थानें हैं उनकी एक जिम्मेवारी व्यापक स्तर पे हो जाती है। जहाँ पे हम लोग बात करते हैं बेरोजगारी की, हम लोग बेरोजगार का बात नहीं कर रहे हैं, तो सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पे एक बड़ी संस्थान है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है।
एक इंडिविजुअल का मैं मान रहा हूँ कि उसकी भी है, अगर वो स्किल्ड नहीं है या फिर स्किल्ड होने के बाद भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है नौकरियों में या फिर आज के डिजिटल युग में अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है, तो वो उसकी कमी है। लेकिन जो बेरोजगारी समस्या है वो एक आपदा बनते जा रहा है और सरकार को अपने नीतियों को ठीक करना चाहिए। मैं किसी पार्टिकुलर सरकार को नहीं बोल रहा हूँ, सरकारों ने, ऐसा बात नहीं है कि नीतियाँ नहीं लाई, स्टार्टअप इंडिया आया, स्किल इंडिया आया, जिस बात की हम लोग अभी पिछले वक्त में चर्चा कर रहे थे कि स्टार्टअप्स करने चाहिए लोगों को। अरे भाई, अब तो सरकार खुद आपको स्टार्टअप करने के लिए दे रही है, लेकिन उस स्टार्टअप इंडिया जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ तक सफल हुआ? धरातल पे अगर आपके जैसे कोई युवा अपना स्टूडियो खोलना चाहता है, अपने बिजनेस स्टार्ट करने चाहते हैं, चलो डोली चाय वाले या फिर बड़ा पाव वाला एक अपवाद हो सकते हैं, मैं इसको नहीं मान रहा हूँ। आप स्ट्रेटेजी बना कर जाओ और इस तरीके से करो कि मैं भी कल बड़ा पाव, साक्षी बड़ा पाव ऐसे करके स्टार्टअप कर लूँ। उसमें आप जाओ, चक्कर लगाओ, गवर्नमेंट के स्कीम्स का फ़ायदा लेने के लिए आपको इतना आसानी से मिल जा रहे हैं क्या? तो गवर्नमेंट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर इस चीज़ को बहुत सरल बनाना पड़ेगा कि हमारा कोई यूथ अगर स्टार्टअप करना चाहें तो जिस तरीके से हम मंचों से वादे करते हैं, नीतियों जो कागजों पे दिखती हैं, वो धरातल पे भी लागू हों। इस डायरेक्शन में सरकार को, समाज को भी सोचना पड़ेगा और समाज को भी अपना नज़रिया चेंज करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे क्यों एजुकेटेड होकर भी जो कुछ भी कर सकते थे। समाज एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया कि आप वकालत का डिग्री किए हो तो आप वकालत ही कर सकते हो, आप बीटेक किए हो तो आपको इंजीनियर ही बनना है, आप कोई और प्रोफेशनल किए हो तो वही कर। लेकिन नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल्स हमारे हैं जिनके पास डिग्री कोई और था, डिग्री नहीं था, लेकिन उन्होंने एक वैकल्पिक अपने पैशन को फॉलो किया और वैश्विक स्तर पे अपना नाम स्टेबलाइज किया। जैसे डॉली चाय वाले एक चाय बनाते थे। तो समाज और परिवार, बहुत बेसिक लेवल पे परिवारों को भी ये सोचना पड़ेगा कि हमारे घर के जो यूथ हैं फ्री माइंड से, बिना प्रेशराइज के, बिना किसी प्रेशर के अपने स्किल को बाहर ला सकें। स्किल इंडिया का मतलब ये नहीं है कि केवल हम कंप्यूटर की ज्ञान सीख लें। स्किल इंडिया का ये मतलब नहीं है कि हाँ हम किसी पर्टिकुलर स्किल को सीखें। स्किल इंडिया का ये भी मतलब होना चाहिए कि आपके अंदर की इच्छा क्या होनी चाहिए, उसी में आप बेस्ट कर सकते हो। तो परिवारों को, समाज को और एक इंडिविजुअल लेवल पे भी सोचने की जरूरत है। साथ साथ में सरकार की जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। सरकारों को भी अपनी नीतियों को बहुत मजबूती से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि सरकार ने इस बेरोजगारी मामले पर क्या कोई पहल करी है? अगर करी है तो उनकी उपयोगिता भी बताएं आप। देखिए, सरकार प्रयास करती है, लेकिन सरकार थोड़ा राजनीति प्रेरित भी होती है, उनको अगला चुनाव भी देखना होता है। मेरा मानना है कि सरकार का जो प्रयास सरकार कर रही है, जैसे बहुत सारे योजनाएं चल रही हैं, केंद्र स्तर पर योजनाएं बनती हैं, राज्य स्तर पर भी योजनाएं बनती हैं, लेकिन यहाँ योजनाएं जो भी बनती हैं उसका क्रियान्वयन प्रॉपर नहीं हो पाता है। जैसे हम स्किल्ड इंडिया की बात करें या फिर मेक इन इंडिया की बात करें या 247 का विकसित भारत के लिए भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करें, सरकार योजनाएं तो बना रही है, हम 100 योजनाएं गिना सकते हैं। लेकिन उन योजनाओं को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि जिसके लिए ये योजना है उसको मेंटली प्रिपेयर सरकार नहीं कर रही है। तो योजनाएं सरकार की हैं, आपने पूछा सरकार क्या कर रही है, तो सरकार बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन वो सारी योजनाएं जो हैं कागजी लगती हैं। मान लीजिए मेक इन इंडिया, स्किल्ड इंडिया या फिर स्टार्टअप, जो भी गवर्नमेंट का प्रकल्प है, किन के लिए है? यूथ के लिए है। यूथ कहाँ बिजी है? यूथ उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, कम ले रहा है। और जैसा सर ने कहा कि जो भी यूथ है उसको सरकार वहाँ शामिल नहीं कर पा रही है इन योजनाओं में। तो बेरोजगारी के लिए सरकार जिम्मेदार तो है, आज़ादी के बाद से है, मैं सहमत हूँ सर से। और साथ ही साथ अपनी शिक्षा व्यवस्था भी दोषी है, क्योंकि योजनाओं का क्रियान्वयन तब होगा जिनके लिए हम योजना बना रहे हैं वो उन योजनाओं से इच्छुक हों उसमें पार्टिसिपेशन के लिए। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हम 11th 10th करते हैं
तो वहाँ हमें मेडिकल इंजीनियरिंग दिखता है। हम 12th करते हैं तो मेडिकल इंजीनियरिंग का ख्वाब जा चुका होता है, फिर हमें यूपीएससी का ख्वाब चढ़ता है, सीए बनना है या फिर आगे का कार्यक्रम करना है। तो कहीं भी हमारी शिक्षा व्यवस्था में सरकारी योजनाओं के प्रति आकर्षण पैदा करने का कोई भी सिस्टम नहीं है। तो ये एक मानता हूँ मैं कि योजनाएं हैं लेकिन कागजी हैं, क्योंकि उन योजनाओं के जो प्रतिभागी होने हैं उनको मानसिक रूप से तैयार हम कर नहीं रहे हैं। तो इसलिए बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जी थैंक यू सर। सर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आज के टाइम में अगर रोजगार कोई चाहता है तो उसे क्या क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत व्यापक हो चुका है रोजगार का जो विषय है। तो हम लोग ट्रेडिशनल जो चीज़ें थी कि केवल हम सरकार के भरोसे बैठें, सरकारी नौकरी के भरोसे बैठें, उससे युवाओं को निकलना पड़ेगा। अपने स्किल्स पे ध्यान देने पड़ेंगे। अगर आपके अंदर कोई स्किल है, उस स्किल के बेस पे आप कोई स्टार्टअप कर सकते हो, जिसके माध्यम से आप खुद को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ में अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकते हो। तो ऐसे विषयों पे युवाओं को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि भाई चलो, जो ट्रेडिशनल चीज़ें आ रही हैं, अब सब कुछ एक बहुत बड़ा ये समस्या बन चुका है। तो जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनसे बाहर निकल के हमें अपने सृजनात्मक चीज़ों को लेकर क्या कर सकते हैं और साथ में अपने साथ 2-4 लोगों को कैसे रोजगार दे सकते हैं, इस चीज़ों पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है अभी के समय के परिदृश्य में। यस, थैंक यू सर। और सर अंत में मैं यही आप दोनों का पॉइंट व्यू लेना चाहती हूँ कि जो आज का युवा है, आप उन्हें क्या क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले आप पर आते हैं सर। खुशी, मेरी तरफ से मैं चाहता हूँ कि आज के जो युवा हैं वो संगठित होंगे पहले। यदि वे संगठित होंगे और सरकार के सामने अपनी कुछ सुझाव रखें, सरकार जैसे कैंपेन चलाती है, तो सभी युवाओं से, युवा शक्ति जो होती है उनके पास आइडियाज़ बहुत होते हैं, तो उनसे आइडियाज़ मांगे जाएं कि युवा क्या चाहती है। जब तक हम आपका मन नहीं समझेंगे कि आप क्या चाहते हैं, तो फिर आपके लिए योजना बनाना कोरी कल्पना जैसी होगी। तो सरकार को, युवा को संगठित होना है, सरकार को अल्टीमेटम देना है। अल्टीमेटम देके सरकार को बताना है कि हम ये चाहते हैं, आप क्या बना रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है। जैसे पिता पुत्र में होता है कि हम, पापा हमारे लिए सोच रहे हैं कि भाई खादी पहनेगा, हमसे भी तो पूछिए कि हमें खादी पसंद भी है कि नहीं। तो हमसे पूछा जाए, युवा संगठित होवे, सरकार को अल्टीमेटम दें इस बात के लिए कि हमें रोजगार के लिए हम ये चाहते हैं, ये करके आप हमें बताएं, ठीक है। और सरकार सुझाव मांगे युवा से, फिर केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे रोजगार सृजन के लिए चलाए जाएं कार्यक्रम, जिसमें कि युवाओं को मोटिवेट किया जाए अपने अपने जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके थ्रू, कि जिस क्षेत्र में जिस चीज़ की संभावना है उसके अनुरूप युवाओं के जो सुझाव आए हैं उनके अनुरूप कुछ ट्रेनिंग इस्टेब्लिश किया जाए, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाएं, ताकि जैसे मान लीजिए जर्नलिज्म है अपना, अब जर्नलिज्म के एक्सपर्ट को इनवाइट किया जाए कि भाई अमुक बिहार का ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र के युवाओं में वाक शक्ति, बोलने की कला बड़ी बेहतर है और ये इंटरेस्टेड भी हैं। आजकल पत्रकारिता में भी एक नया क्रांति देखने को मिलता है कि अब माइक उठा के छोटा बच्चा भी स्कूल में घुस जा रहा है, लकड़ी का माइक लेके। छोटा बच्चा बड़ा वायरल हुआ था, लकड़ी का माइक लेके एक छोटा बच्चा स्कूल में घुस जा रहा है और मास्टर जी को दिखा रहा है कि देखिए हमारा टॉयलेट नहीं है और मास्टर जी यहाँ बच्चे नहीं आते हैं, क्लास नहीं आता है। एक नन्हा बच्चा इतना वायरल हुआ कि वहाँ की सरकार और एसडीओ बीडीओ सबको पहुँचना पड़ा स्कूल। यानी कि उस बच्चे में ये इंटरेस्ट है, उसमें छिपी हुई काबिलियत है कि वो एक जो पत्रकार होता है जमीनी धरातलीय पत्रकार बन सकता है। लेकिन उस बच्चे को पत्रकार बनना है तब तो उसमें वो रुचि है, लेकिन उसे कौन पूछे कि आगे तुम क्या करना चाहते हो। तो इस तरह सरकार यदि एक ये कार्य हो जाए तो रोजगार पे सरकार की कितनी संवेदनशीलता है, कितने संवेदनशील है सरकार रोजगार को लेके, एक तो अच्छा मैसेज आएगा। इस दरमियान जो हमारे शीर्ष सरकार हैं उनका मन की बात में कभी रोजगार की बात भी हो जाए, वो बताएं कि उनके क्या आइडियाज़ हैं। तो जनता में ना रोजगार को लेके एक अवेयरनेस आएगी, जनता को लगेगा सरकार बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है इसको लेके और जनता से सुझाव भी मांगे जाएंगे। जैसे कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स आप बताते हैं इस मामले में कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता तो ये समस्या नहीं होती। हम प्राइमरी से सीधे टर्शियरी में जंप कर गए हैं, प्राइमरी से टर्शियरी में जंप कर गए, सेकेंडरी खाली रह गया, इंडस्ट्री नहीं है। सबसे पहला जो कारण आता है, हम यही बताते हैं सबकी, इंडस्ट्री यदि होती
तो रोजगार मिलता है। इंडस्ट्री खत्म करके गए ब्रिटिशर्स, उसके बाद गिनी चुनी इंडस्ट्री डेवलप हुई। अभी बिहार की धरती पे इंडस्ट्री नहीं है, हम वहाँ से बिलोंग करते हैं इसलिए बार बार उदाहरण दे रहे हैं। यूपी में भी कई इंडस्ट्रीज में ताले लगे हुए हैं, गन्ना की मिलें बाट जो रही है कि कब आएगा ओपनिंग का डे, रीओपनिंग। तो रोजगार का जो सबसे बड़ा स्रोत उद्योग है, दूसरा सबसे बड़ा, कृषि को तो मानते हैं हम, लेकिन रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत उद्योग है। ठीक है, तो उद्योग को विकसित करना होगा सरकार को, लेकिन ऐसे उद्योग जिनके लिए हमारे युवा स्किल्ड हैं। तो यदि सरकार ये सिस्टम अपना ले और युवा संगठित हो तो उम्मीद करता हूं कि निश्चित तौर पे रोजगार की एक नई क्रांति, एक नया दौर शुरू होगा। और इस दौर में रोजगार के पास टेक्नोलॉजी भी होगी और रोजगार के साथ साथ वो अपना डिफरेंट मल्टी वर्जन इनकम जनरेट भी कर पाएंगे। जी थैंक यू सर। आपके अकॉर्डिंग आप क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को? सर के बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। दो एस्पेक्ट में मैं देखना चाहूँगा इस चीज़ों को। एक तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो चीज़ें हैं, सच में संगठन में शक्ति होती है। और पिछला जो कोरोना का जो समय था, जो माननीय प्रधानमंत्री के समय, जन्मदिन के समय में बेरोजगार युवाओं का बहुत सारे पेपर्स लीक हुए थे और कुछ धांधली हुई थी। तो उस समय जो युवाओं ने अपनी शक्ति दिखाई थी सड़कों पे, उसी समय से ये जो बेरोजगारी का टॉपिक है वो मीडिया में और समाज में खुल के आना चालू हो गया और लोग उस पर चर्चा परिचर्चा करना चालू कर दिए। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं, वो गवर्नमेंट पे आपको दबाव बनाने की ज़रूरत है, युवाओं को संगठित होकर। जो वैकेंसीज, लाखों की लाखों वैकेंसीज जो खाली पड़े हैं, और उस पर अगर आप निकाल भी रहे हैं रिक्तियों को भरने के लिए, तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, सर डीयू से हैं, सर को भी पता होगा कि मैक्सिमम एडॉक बेसिस पे वहाँ पे प्रोफेसर्स हैं। तमाम जो गवर्नमेंट के रिक्तियाँ भरी जा रही है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भरी जा रही हैं। तो गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम किसी को ले रहे हैं, उसकी तो जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, वो अपने कितने मानसिक स्थिति से तैयार है कि आपके पास वो उस लेवल का स्किल चीज़ें दे सकता है। तो एक डायरेक्शन है। दूसरी बात, प्राइवेट सेक्टर में हम जब जाते हैं तो लो लेबर स्किल्ड की कमी है लोगों में। डायरेक्ट हम एक सीढ़ी को स्किप करके डायरेक्ट हम दूसरे पे जा रहे हैं। जैसे हम जो भारत है वो यहाँ पे केवल चीज़ें असेंबल्स हो रहे हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहे हैं। तो हमें ये भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि मैन्युफैक्चरर कंपनियों को अगर यहाँ पे लाना है तो उस लायक हमारे यूथ स्किल्ड हों कि हम केवल असेंबल ना करें, चूँकि मैन्युफैक्चर कंट्री भी बने और इससे हमारे जो बेरोजगारी की जो समस्या है बहुत बड़ा हद तक ये निजात होने की संभावनाएं हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आलोक सर का एवं हेमंत सर का, जिन्होंने अपना इतना कीमती समय देकर हमारे शो में जान डाल दी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।